हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल जियोपोल आईएएस में। और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से एथिक्स की आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अगर बात करी जाए तो आंसर राइटिंग इज अ मस्ट फॉर यू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। विदाउट 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 द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग यू वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, दैट इज फॉर श्योर। तो इसीलिए आपकी आंसर राइटिंग को और मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और थोड़ा सा उसको शार्प करने के लिए हम आपके लिए आंसर राइटिंग की ये सीरीज लेके आए हैं। और आंसर राइटिंग जो होती है वो हर पेपर के लिए अलग होती है। तो एथिक्स की आंसर राइटिंग अलग है। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेपर्स, दैट यू मस्ट नो। बाकी जगह आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, आंसर राइटिंग लिखने की स्किल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर राइटिंग की लिखने की जो स्किल्स होती है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है सबके पास। तो यहाँ पे जो स्किल्स होती हैं दैट्स मैटर, दैट्स मेक्स योर आंसर्स स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर्स आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी को हम लोग 2024 के पेपर शुरू करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हम लोग आंसर राइटिंग्स को मतलब आंसर राइटिंग को अपनी मजबूत बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के और हम लोग उनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे तो क्या क्या आंसर निकलेंगे, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से हम आप आंसर राइटिंग को सीखने की कोशिश करते हैं कि आंसर राइटिंग को जब आप मॉडल आंसर तैयार करोगे तो ऑब्वियसली आप आंसर राइटिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो आप सीख पाओगे। तो इसी को ही हम लोग, यही सबसे बेस्ट तरीका है आंसर राइटिंग को सीखने का। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसके आंसर अपने आप से लिखना शुरू कीजिए। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। हम लोग 2024 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। अगर आप नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो आंसर राइटिंग के सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। 2024 का एथिक्स का पेपर डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्रेड बेयर डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो वहां से आप आंसर राइटिंग के डिफरेंट तो ये गुर होता है, मतलब गुर का मतलब जो आपका आंसर राइटिंग की जो स्किल होती है दैट यू कैन लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे एक ही तरीका है हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, पहले लिखते हैं, उसको समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, उसका कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखेंगे। और कंटेंट जब तैयार कर लेते हैं तो फिर उसको 2 पेज के आंसर्स में इसको डालने की कोशिश करते हैं। तो यही है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 2 पेज इसके लिए आएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मिशन कर्मयोगी इज एन एमिंग फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर टू इंश्योर एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सिटीजन्स एंड इन टर्न डेवलपिंग वन सेल्फ। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से? 2020 में मिशन कर्मयोगी नाम का एक स्कीम या ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने फॉर सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके एज अ रिसोर्सेस के लिए एक पूरा एक स्कीम लॉन्च करी है। इसका नाम है मिशन कर्मयोगी। इसके कई कंपोनेंट्स हैं जिससे सिविल सर्विस की और सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है। तो वहीं से क्वेश्चन बनाया है। How will the scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिशन कर्मयोगी का जो एम है वो ये है कि वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट डेवलप करना चाहता है सिविल सर्वेंट्स में, और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर को, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और वो सिटीजन्स को अच्छे से सर्व कर सके। और सिटीजन्स को अच्छे से सर्व करने के साथ साथ इन टर्न दे डेवलप देमसेल्व्स, कि मतलब वो खुद की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। वहां कैपेसिटी बिल्डिंग को प्राइम एम क्या है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्राइम एम ये है कि सिटीजन्स को अच्छे से सर्व कर सके। सिटीजन्स को जो स्कीम्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो वेरियस प्लान्स होते हैं फॉर सिटीजन्स टू डिलीवर देम इन अ बेटर वे, इन अ मोर एफिशिएंट वे, इन अ सिटीजन सेंट्रिक वे। तो और सबसे बड़ी बात, इन टर्न डेवलपिंग वन सेल्फ सिटी, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स है, जो फोर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स है इंडिया के पास, वो भी एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो सके। क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स वो डेवलप हो सके। कैसे? उनकी स्किल्स बेटर हो सके, उनकी कॉम्पिटेंसीज बेटर हो सके, उनकी एथिकल ट्रेनिंग बेटर हो सके, और साथ साथ उनको जो और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, ये सब चीजें उनके अंदर दे कैन बेटर इनकलकेट दीज वैल्यूज, जिसमें आपके टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स
आपकी सिविल सर्विसेज स्किल्स जो होती हैं, और साथ साथ आपकी एथिकल कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप हो सके, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू सर्व सिटीजन विद कंपैशन, हाउ टू सर्व सिटीजन विद एम्पैथी, हाउ टू improve efficiency, how to motivate themselves in difficult times, in difficult situation, in difficult postings। तो ये भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ताकि एज जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एज अ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप हो सके। जितना वो डेवलप होंगे एज ह्यूमन रिसोर्सेस, उतनी ही बढ़िया उनकी स्किल्स होंगी और उतना ही बढ़िया वो लोग काम करेंगे इन अ मोर एफिशिएंट वे, जो कि उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सिटीजन्स को अच्छे से सर्व कर सकेंगे विद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, विद कम रिसोर्सेज में बेटर आउटपुट दे पाएंगे, बेटर आउटकम दे पाएंगे, और सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगे एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल मतलब बिल्कुल कटिंग एज लेवल, मतलब बिल्कुल सिटीजन के पास। ऐसा नहीं कि होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल का मतलब है कि सिटीजन के पास जो बेनिफिट्स हैं वो ऑल द बेनिफिट शुड परकुलेट टू द सिटीजन्स, सिटीजन्स को उनको बेनिफिट मिले। ग्रास रूट लेवल का मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पे सिटीजन्स को जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन डिलीवर हो सके, उसके बेनिफिट मिल सके, जितनी भी स्कीम्स हैं वो अच्छे से सिटीजन्स तक पहुंच सके। बिल्कुल जो आम सिटीजन होता है, बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन सिटीजन, पुअरेस्ट टू द पुअर सिटीजन, बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन, उनको इन सिटी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल सके। तो ये क्वेश्चन है और यही वो पूछ रहा है। बस इसके लिए हम लोग कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो कंटेंट डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिशन कर्मयोगी के ऊपर पूछा गया, तो ऑब्वियसली हम लोग मिशन कर्मयोगी के बारे में जानना पड़ेगा। तो मिशन कर्मयोगी जो है वो एक स्कीम है जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी। इट वाज लॉन्च इन 2020। इसका ऑफिशियल नेम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये है इसका NPCS CB, ये इसका ऑफिशियल नाम है। 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका पर्पस क्या था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आप देखोगे सिंपल टर्म्स में, तो सिविल सर्विसेज की स्किल डेवलपमेंट करना था इनका। उनके उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था ताकि वो कंटिन्यूअस लर्निंग कर सके। सिविल सर्विस में एक चीज ये पाई गई है कि वो क्या होता है कि गांधी जी ने क्या बोला है, लर्न एज यू हैव टू लिव फॉर इटर्निटी। मतलब ऐसे सीखो, ऐसा मतलब सीखो, ऐसा पढ़ो कि जिससे आपको जिंदगी भर जीना है। तो यही चीज क्या कहते हैं सिविल सर्विस की, ताकि सिविल सर्विस के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो एक बार एग्जाम क्रैक करके सिविल सर्विस में आ गए, उसके बाद वो सीखना बंद कर देते थे। ठीक है, वो उसको सिविल सर्विसेज को क्या मानते थे, एज अ सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड का मानने का मतलब है कि वो सीखते नहीं थे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पब्लिक की डिमांड बदल रही है, पब्लिक सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो सिविल सर्विस को भी चेंज होना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट्स को कंटिन्यूअसली दे हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, कंटिन्यूअसली दे हैव टू लर्न न्यू कॉम्पिटेंसीज, सो दैट दे कैन सर्व सिटीजन इन अ बेटर वे, इन अ मोर एफिशिएंट वे, इन अ मोर इफेक्टिव वे। पर सिविल सर्वेंट्स ऐसा करते नहीं थे, वो अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते थे, अपग्रेड नहीं करते थे, इंप्रूव नहीं करते थे। तो ऐसा क्या होता था, सोसाइटी तो आगे बढ़ रही पर सिविल सर्वेंट्स पीछे छूट जाते थे, और उनका जो काम करने का तरीका होता था, जो पब्लिक से डील करने का तरीका होता था, वो आउटडेटेड हो जाता था। एज अ रिजल्ट क्या होता था कि वो जो सर्विस उनको डिलीवर करना होता था, पब्लिक सर्विसेज, वो सही से करते नहीं थे या कर नहीं पाते थे। एज अ रिजल्ट करप्शन होता था, एज अ रिजल्ट इनएफिशिएंसी होती थी, एज अ रिजल्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता था। तो ये सब चीजें ना होने पाए, इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है, कंटिन्यूअस लर्निंग। सिटीजन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली लर्न करते रहें अलग अलग स्किल्स, अलग अलग कॉम्पिटेंसी, सो दैट दे कैन बी ऑफ बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग था उसका। जब कंटिन्यूअस लर्निंग होगी, बढ़िया से काम करेंगे तो क्या होगा,
गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो इंप्रूव गवर्नेंस। सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का अल्टीमेट एम क्या है? गवर्नेंस बेटर करना, इंप्रूव गवर्नेंस। और इंप्रूव गवर्नेंस के साथ साथ आपका एफिशिएंसी बढ़ाना उनकी, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वगैरह बढ़ाना है। तो ये सब है ताकि वो ट्रांसपेरेंट वे में और एथिकल वे में काम कर सकें। तो ये उनका ये एम थे इस मिशन, ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोग्राम के। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आपका जो हमने बात करी है वही यहाँ पे भी है कि ये जो जो एम है, इसका जो एम है वो ये है, इट्स एम टू इम्प्रूव स्टेट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी या एबिलिटी, कैपेबिलिटी बाय इनेबलिंग। कैसे करना चाहती थी ये? स्टेट की जो उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होती थी, एग्जीक्यूशन एबिलिटी होती थी, मतलब प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने की, उसको इम्प्रूव करना चाहती थी, उसको बढ़ा बेहतरीन बनाना चाहती थी, उसको बेटर करना चाहती थी। कैसे? बाय इनेबलिंग सिविल सर्वेंट्स टू ग्रो एंड लर्न कॉन्टिन्यूसली। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो ग्रो करते रहे, एज अ ग्रो मतलब एज अ ह्यूमन रिसोर्स ग्रो करते रहे, और मतलब लर्न करते रहे कंटिन्यूअसली। और सिविल सर्वेंट्स जो है वो क्या करते रहे? वो कोलैबोरेट कर सकें क्रॉस डिपार्टमेंट। अभी क्या होता है, कोई स्कीम जो है वो एक डिपार्टमेंट ही लॉन्च करता है, मतलब, और उसके ही ऑफिशियल्स लगे रहते हैं। हालांकि जो स्कीम्स होती है उसका जो सब्जेक्ट एरिया होता है, जो उसका डोमेन होता है, इट इनकम्पासेस इवन अदर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रूरल लाइवलीहुड का कोई मिशन चलाया गया, लाइवलीहुड का मतलब सरकार लोगों को रोजगार देने का, लोगों को जॉब्स देने का, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय करने का। तो उसको नॉर्मली कौन चलाएगा? उसको रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही चलाएगी। लेकिन उसके जो डोमेन होता है वो काफी वाइड होता है। उसके अंदर एग्रीकल्चर का, अगर कोई एग्रीकल्चर मशीनरी, जैसे कोई फार्मर है या कोई आदमी है गांव का, रूरल लाइवलीहुड का है, तो वो हो सकता है क्या कहते हैं, कोई ऐसा लाइवलीहुड चूज करना चाहता है या फिर कोई ऐसा काम करना चाहता है जो कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, वो कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट खोलना चाहता है, तो उसको एग्री फार्मर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात आ गई यहाँ पे। तो लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे स्कीम के अंदर। इस स्कीम को केवल और केवल आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाले इसके अंदर कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब कोलैबोरेट करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है। मिनिस्ट्री, क्योंकि हो सकता है रूरल डेवलपमेंट वाले ऑफिशियल्स को नहीं मालूम कि ये कहाँ पे पैसा दिया जाए। अगर पैसा किसी आदमी को देना है, लोन प्रोवाइड करना है, तो फिर कितना दिया जाए ताकि वो अपना जो सेटअप खोलना चाहता है वो खोल सके। तो ये उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ही बेटर इनपुट आ सकता है कि इस इलाके में ये चीज बेटर है, कोल्ड स्टोरेज खोलना बेटर है, इस इलाके में वेयर हाउस खोलना बेटर है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट खोलना बेटर है। ऐसी भी कोई इंटरप्राइज खोल सकता है जो कि लीज पे देती है एग्रीकल्चर मशीनरीज को, माइक्रो इरिगेशन के वर्क। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाएगा, इरिगेशन उसी का ही पार्ट होता है, इरिगेशन वाले आ जाएंगे, वाटर डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो काफी चीजें होती हैं रूरल डेवलपमेंट। अगर रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको एग्रीकल्चर वालों को भी काम करना मतलब उनका भी काम है, उनका भी डोमेन टच होता है आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ। वाटर वालों का भी, जल शक्ति मिनिस्ट्री का भी डोमेन टच होता है, ठीक है। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल एम्पावरमेंट, इसका भी, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको भी आप वो स्कॉलरशिप वगैरह देते रहते हैं रूरल एरियाज में, तो उनका भी टच होता है। तो ऐसे कई क्या कहते हैं, एक स्कीम्स होती है
इसको नॉर्मली एक ही, पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक ही गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको प्लान करता था, एग्जीक्यूट करता था, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता था वो बहुत वाइड होता था, उसके अंदर अदर मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूड होती थी, लेकिन उसके ऑफिशियल्स एग्जीक्यूट करने नहीं आते थे, उसके मिनिस्ट्री, उसके जो ऑफिशियल्स होते थे वो अपना इनपुट नहीं देते थे, कोलैबोरेट नहीं करते थे, तो एज अ रिजल्ट बहुत वेस्टेज होता था मनी का, बहुत बहुत ज्यादा वेस्टेज होता रिसोर्सेज का, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाले हैं फॉर एग्जाम्पल यही करते रहेंगे और इनको क्या कहते हैं, ज्यादा मालूम नहीं है। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भी कुछ काम हो, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई कोई चीज हो, तो लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होता था, देयर इज मच वेस्टेज ऑफ मनी, मच वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सब चीजें जो होती थी, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, वेस्टेज हो रहा है आपका, यहाँ पे वेस्टेज होगा, करप्शन हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए बेटर सिविल सर्वेंट जो है, दे शुड कोलैबोरेट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स। और क्या होएगा, ब्रेकिंग डाउन सिलोस, ब्रेकिंग डाउन सिलोस का मतलब होता है कि, जैसे मैंने बात बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, उसी के ऑफिशियल इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे लेना देना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का भी लेना देना है यहाँ पे, जल शक्ति मिनिस्ट्री का भी लेना देना है, लेकिन ये क्या है, कंपार्टमेंट्स बने हैं कि ये भाई अपनी स्कीम एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपनी करेंगे, ये अपनी करेंगे, ये अपनी करेंगे, भले ही सब्जेक्ट मैटर सबका एक हो, या एक ही सब्जेक्ट मैटर सारी स्कीम सारी मिनिस्ट्रीज को टच करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज अ रिजल्ट जब ये करेंगे तो काफी वेस्टेज होता है। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज एक कंपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ज्यादा वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ये टूटना चाहिए, और इसी को बोला जाता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिलोस, ताकि सारे जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं वो मिल के काम कर सकें। तो इस चीज को, ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिलोस जो है, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ये जो चीज थी, ये रुक गया था, तो ये, पिछले वाले पे चलते हैं। इसका काम ये भी है कि सिविल सर्वेंट्स को या ऑफिशियल्स को एम्पावर करना चाहता है, कैसे एम्पावर ऑफिशियल्स विद access टू इंफॉर्मेशन। अक्सर क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या कोई पब्लिक पॉलिसी डिसीजन ले रहे होते हैं, उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कोई सोर्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो ज्यादातर अपने सीनियर से, अपने कलीग से पूछ पाछ के डिसीजंस लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रूल से, तो उनके पास पूरी एक जो इन्फॉर्मेशन होती है कि स्कीम कैसे सही से इम्प्लीमेंट करो, या क्या जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है उनके पास, वो सारी सही से नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होएगा जो कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्या कहते हैं आपके डेटा ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो सही से डिसीजंस ले सकें। और इसमें क्या क्या है कि इसमें आपका जितने भी आपके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं हर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के, असेसमेंट ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड
assessment of each ministry and department कि यहाँ पे सबके क्या कहते हैं, आपके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चले, सबकी प्रोग्रेस का असेसमेंट किया जाएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आपके जो उनका आउटकम, जो डिजायर्ड आउटकम है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वेदर दे आर अचीविंग दैट आउटकम और नॉट, तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, जज की जाएंगी, असेस की जाएंगी। हर मिनिस्ट्री के जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की प्रोग्रेस है उसको असेस किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ ईच मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स प्रोग्रेस इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये कोलास कोलैब प्रोग्राम्स एफर्ट्स इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, ये सब चीजें अचीव करके मिशन कर्मयोगी जो है वो स्टेट की जो स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करना चाहता है। कैसे? बाय इनेबलिंग सिविल सर्वेंट्स टू लर्न एंड ग्रो कंटिन्यूअसली, ताकि वो लगातार अपने ऑफिस, जब तक उनका ड्यूरेशन होता है, उसमें टेन्योर होता है, जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक वो लर्न करते रहें, तब तक वो सीखते रहें और बेटर स्किल्स डेवलप करते रहें, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें, सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजंस। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं वो सिलोस में काम ना करें, कंपार्टमेंट्स में काम ना करें, मिल के काम करें, कोलैबोरेट हो करके काम करें, ताकि और जो सिलोस बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो टूट जाएं, ताकि बेटर डिसीजंस लिए जा सकें, बेटर आपके एक्शंस लिए जा सके, बेटर डिलीवरी ऑफ स्कीम्स हो सके, इन सब चीजों के लिए। और इंपावर करना चाहता है ऑफिशियल्स को विद बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि ताकि जो डिसीजन लेने से पहले जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए होती है, जो डेटा चाहिए होता है, वो सही से उन तक पहुंच सके, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। और जो भी इन सब चीजों के लिए जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ऑब्वियसली क्या चाहिए होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सही चल रहे हैं कि नहीं, उनको अपना आउटकम या अपना रिजल्ट या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं इस तरह के जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है कि नहीं। तो वो जो प्रोग्रेस है उसका भी असेसमेंट होना चाहिए। तो हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो प्रोग्रेस होएगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड एफर्ट, इनके टर्म्स में उसका भी असेसमेंट इसमें किया जाएगा। और इसके लिए आपके एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, थ्रू एन इंस्टीट्यूशन, जिसका काम ही यही होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए या सबके लिए, उनका असेसमेंट करना कि उनकी प्रोग्रेस सही हो पा रही है कि नहीं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्किल्स मिल पा रही हैं, उनको कैपेसिटीज वो अचीव कर, कॉम्पिटेंसीज अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, जो भी चाहिए होती है उनके बेटर सर्विसेज के लिए या फिर बेटर डिसीजंस के लिए या फिर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स के लिए वो मिल पा रही कि नहीं। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनेगी जाएगी जिसका नाम होगा कॉल्ड एज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसका काम ही यही होगा। जिसका काम ही होगा कि वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, उनकी प्रोग्रेस का असेसमेंट कर पाए, कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं, कितने अनसक्सेसफुल हो पाए हैं, उन कैपेसिटी बिल्डिंग इफेक्ट्स का वो असेसमेंट कर पाए। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा। तो ये आपका इसके ये चीजें क्या कहते हैं, ये आपका प्रोग्राम जो है वो एम करना चाहता है, ये वो अचीव करना चाहता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इस प्रोग्राम के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कंपोनेंट्स के अंदर इसके तीन चीजें हैं। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा आई गॉट कर्मयोगी।
इसका नाम होगा आई गॉट कर्मयोगी। कर्मयोगी जिस ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्रोग्राम है, और ये यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या अलग अलग कैपेसिटी ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, इसके रिसोर्सेज, सिविल सर्वेंट्स के लिए रिसोर्सेज, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके ऊपर डिजिटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर देगी, इसके ऊपर डाल देगी। और सिविल सर्वेंट्स को जो भी अपने मतलब का प्रोग्राम है जिससे वो अपनी स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज को इन्हांस करना चाहता है, नई स्किल सीखना चाहता है, कि वहाँ पर्टिकुलर रीजन्स में कैसे, अगर मान लो उसकी किसी यूपी में पोस्टेड हो, अभी तक वो नोएडा में पोस्टेड हो, फिर एकदम से उसकी पोस्टिंग बुंदेलखंड में हो गई, तो बुंदेलखंड में जाएगा तो उस रीजन में वो डिसीजंस कैसे ले, वहाँ के बारे में क्या कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होगी हो सकता है उसके पास अवेलेबल ना हो। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले वो अपने वहां पे जो कलीग्स उसके काम कर चुके उनसे पूछता था। अब वो सब नहीं है, अब मॉड्यूल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पड़ा हुआ है कि अगर आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एज अ एसडीएम या फिर एज अ कमिश्नर आप जा रहे हो बुंदेलखंड रीजन में, तो वहाँ का रीजन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, वहाँ पे आपको किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। एग्रीकल्चर वहाँ पे अलग है, बाकी जो ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री उनकी अलग है, कल्चर थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, तो कल्चरली सेंसिटिव डिसीजंस लो आप, ठीक है। ऐसे डिसीजंस लो जो कि वहाँ की सोसाइटी के लिए एम्पावरिंग हो। वहाँ पे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोन होता है टू आपके ड्रॉट्स और क्लाइमेट चेंज, तो एग्रीकल्चर के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली अगर कोई आपका सिविल सर्वेंट्स है, ही और शी वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वहां से एकदम से मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में चला गया या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चला गया, तो हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो अपना जो होता है ना वर्क कल्चर थोड़ा सा अलग अलग होता है। कल्चर डिपार्टमेंट क्या होता है, वो वहाँ पे हेरिटेज, कल्चर प्रिजर्वेशन, म्यूजियम्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब होता है। और वहाँ उसने अभी तक उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री में काम किया होता है, जहाँ पे ज्यादातर क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों से डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे उस जब जो अब ट्रांसफर होके आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कल्चर अलग होगा, सब्जेक्ट मैटर अलग होगा। तो इसके बारे में जानेगा कैसे, तो वो तो एक जर्नलिस्ट है, वो अभी तक उसने हो सकता है कल्चर वाले डिपार्टमेंट में काम भी नहीं किया, उसको मालूम भी नहीं, तो वो पहले के टाइम पे क्या होता था, अपने कलीग से पूछिएगा जो वहां पे काम कर रहा होगा। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब ये आई गॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में है कि यहाँ पे आप आओगे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे या फिर सेक्रेटरी लेवल पे, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ कल्चर कैसा है, यहाँ का ये यहाँ में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, या ये मिनिस्ट्री किस बारे में फोकस करती है। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं आपके ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वहां पे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट पूरा सेटअप है, पूरा एक कमीशन है इसके पीछे जो अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाता है और डालता है, ठीक है। उसके ऊपर आप आज की डेट में कहाँ पे काम कर रहे हो, आप मान लो काम कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, और एकदम से आपका ट्रांसफर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, जो आपका रीन्यूएबल्स एनर्जी में चले गए आप एकदम से। अब रीन्यूएबल एनर्जी में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप तो अभी तक एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, तो हो सकता है आप वहां से आउट ऑफ टच हो। तो आपको एक क्विक लर्निंग चाहिए होगी कि वहां पे जाने से पहले, ताकि वहां के वर्क कल्चर को, उस डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, वहां के स्कीम्स किस बारे में होती हैं, क्या वो अचीव करना चाहती हैं, वो सबको अचीव सही से वहां पे बेटर डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो वो आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पड़े होते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है आई गॉट कर्म योगी, और यहां से क्या कहते हैं वो सीख सकते हैं। यहाँ पे आपके कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी पड़े हुए हैं, कस्टमाइज्ड इधर लियो, इधर। कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अब गवर्नमेंट सर्विसेज में या गवर्नमेंट में कई लेवल्स होते हैं, ठीक है। आपका ग्रुप डी होएगा, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी, हाईएस्ट लेवल पे आपके आईएएस वगैरह होते हैं, वही ग्रुप ए वगैरह। तो अब हर किसी को ऑब्वियसली अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हर किसी के मॉड्यूल अलग होंगे। ए वाले को कुछ अलग सीखना है, बी वाले का डिसीजन कुछ अलग होता है, सी वाले को कुछ अलग काम करना होता है।
तो हर किसी के लिए सेम ऑनलाइन मॉड्यूल या सेम डिजिटल ट्रेनिंग, ये जो आपके होते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या फिर ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स सेम नहीं हो सकते, सबके लिए अलग ही अलग चाहिए होएगा। अदरवाइज ग्रुप सी वाला आईएएस को कैसे डिसीजन लेने होते हैं, कैसे पॉलिसी बनानी होती है, इन सब से उसका क्या काम ग्रुप सी वाले का। तो हर लेवल्स, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे क्या कहते हैं, सबको अपने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। तो इसमें यहाँ पे कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी ऑप्शन होता है। कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब सी वाले के लिए, जो सी ग्रुप सी की सर्विस है, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए अलग, ग्रुप बी के लिए अलग, ग्रुप ए के लिए एक, और सी वाला अगर क्या कहते हैं आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके लिए अलग होएगा, कल्चर मिनिस्ट्री में अलग होएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में अलग होएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग होएगा। सिमिलरली अलग अलग लेवल्स में जो आईएएस, जो आपके ग्रुप ए वाले हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग होएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए अलग होएगा, क्योंकि सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबको अलग अलग स्किल्स चाहिए, सबको अलग अलग कॉम्पिटेंसीज चाहिए। ठीक है, तो ये कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये पहले क्या होता था कि एक ही प्रोग्राम बना दिया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबको, सारे लोगों को वही ट्रेनिंग करवाई जा रही है। सारे लोगों का मतलब ग्रुप सी वाला भी वही कर रहा है, ग्रुप बी वाला भी कर रहा है, ग्रुप डी भी वाला भी कर रहा है, ग्रुप ए वाला भी कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला भी कर रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री वाला भी कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाला भी कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएसएमई मिनिस्ट्री, सब यही पे कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे रिडंडेंसीज होती हैं, जिसको नहीं चाहिए वो भी ट्रेनिंग सीख रहा है। तो यहाँ पे कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कस्टमाइज कपड़े पहनते हैं आप, कस्टमाइज कपड़े क्या, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कपड़ा आपने कस्टमाइज करा लिया। तो वही चीज यहाँ पे की, हर प्रोग्राम, हर ट्रेनिंग मॉड्यूल, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम हर किसी ऑफिशियल्स के लिए, हर लेवल के ऑफिसर्स के लिए सही नहीं, मतलब ठीक नहीं होता, सुटेबल नहीं होता है। जो डिसीजन एक ग्रुप ए वाले को लेने हैं, सेक्रेटरी ग्रुप ए में भी अलग अलग होते हैं, सेक्रेटरी होता है आपका, जॉइंट सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी लेवल पे जो डिसीजन लेना है, उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, वो डिफरेंट होगा, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अलग होगा, अंडर सेक्रेटरी के लिए अलग होगा। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, कस्टमाइज की गई हैं, कि कोई भी किसी भी लेवल पे हो, कोई साइगॉट प्लेटफॉर्म पे जाए और अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से, अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से वहां पे ट्रेनिंग जो मॉड्यूल्स हैं पड़े होते हैं, उनको चूज कर सकता है और अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, ताकि क्या कहते हैं, ये एक अपने जो उसको स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती हैं अपने सब्जेक्ट मैटर में, अपने एरिया, अपने डोमेन एरिया में, वो उसको मिल सके। तो ये टेलर्ड होती हैं, टेलर्ड टू different levels of government एंड स्पेसिफिक रोल्स। अब हर सिविल सर्वेंट्स का एक रोल होता है, स्पेसिफिक रोल होता है। स्पेसिफिक रोल का मतलब, जैसे जो मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसका अलग होएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी तीन चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ आपके, ऐसे तीन चार होते हैं। तो दीपम करके होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल एसेट मैनेजमेंट। तो वो सब जो चार पांच होते हैं, ये तो हर किसी का रोल अलग होता है। जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में होगा उसका रोल अलग होगा, जो इकोनॉमिक अफेयर्स में होगा उसका रोल अलग होगा। तो कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए गए होते हैं, ताकि अपने रोल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल चूज करके और ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज करके वो ट्रेनिंग या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर सके, वो मॉड्यूल को उसको देख सके, उससे जो स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं, उनको अक्वायर कर सके। तो ये क्या कहते हैं, ये है एक चीज। तीसरी चीज जो है इसमें, वो है आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका हर, जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, अपना लॉगिन बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। तो जब वो लॉगिन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और वहां पे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल चूज करेंगे, मॉड्यूल में अलग अलग, पूरे मॉड्यूल में अलग अलग लेवल्स होते हैं कि आप इस मॉड्यूल में पहले ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, फिर इसके बाद ये देखोगे।
तो ये मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, फिर सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, फिर फाइनली आपको ये कॉम्पिटेंसीज एक्वायर होंगी जब तीनों इस मॉड्यूल के तीनों लेवल आप देख लोगे या मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लोगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका ये आई गॉट प्लेटफॉर्म है, डिटेल प्लेटफॉर्म, इसको मालूम रहता है कि कौन सा सिविल सर्वेंट्स कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम या कौन से ट्रेनिंग मॉड्यूल में इनरोल्ड है और कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम को या कौन से ट्रेनिंग मॉड्यूल को देख रहा है या कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट कर रहा है या फिर वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज या कौन सी स्किल्स एक्वायर कर रहा है, ये आपको मालूम रहता है। ये मतलब उससे जो ये आई गॉट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को मालूम रहता है। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट देख लेगा कि ये पर्टिकुलर स्किल या ये पर्टिकुलर आपका कोई पर्टिकुलर स्किल, कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी सिविल सर्विस ने इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने को एक्वायर कर लिए, उसके बाद उसके डिसीजंस बेटर हुए कि नहीं, उसके बाद उसकी पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन अलग हुआ कि नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं वो अच्छे स्किल्स, बेटर स्किल्स एक्वायर कर पाए कि नहीं, उसके बाद वो पब्लिक के लिए बेटर काम कर पा रहा है कि नहीं, डिलीवर कर पा रहा है स्कीम्स को कि नहीं। तो ये उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है। क्योंकि हो सकता है पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट बोल देगा, उसको कोई काम दे दिया गया कि आपको ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, अरे अच्छी से इम्प्लीमेंट नहीं, तो सिविल सर्वेंट्स के पास एक्सक्यूज रहता है कि मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, मेरे पास स्किल्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पहले स्किल्स एक्वायर कीजिए, पहले वो कॉम्पिटेंसीज एक्वायर कीजिए आई गॉट प्लेटफॉर्म पे जाके, उसके बाद क्या कहते हैं आपको वो काम दिया जाएगा कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना अब आपका काम है। अब वो मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद, क्या उसके डिसीजंस क्वालिटेटिवली बेटर हुए हैं कि नहीं, ये चीज क्या कहते हैं गवर्नमेंट को पता होगी। तो उससे उसका क्या होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉसिबल है, इससे उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जो सिस्टम होएगा, सिस्टम अवेलेबल रहेगा, सिस्टम होएगा फॉर रेगुलर असेसमेंट, फॉर सिस्टम अवेलेबल रहेगा फॉर आपका, सॉरी, फॉर रेगुलर असेसमेंट टू मॉनिटर एंड system for regular assessment and to monitor the progress and impact of training। ये चीजें क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं इसके। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी, और वहां पे वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल रहेंगे ये पोर्टल के ऊपर, ताकि रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे सिविल सर्वेंट्स के, सो दैट दे कैन असेस देम, सो दैट दे कैन असेस दीज मॉड्यूल्स, सो दैट दे कैन complete these molecules and acquire new competencies, acquires new skills, और even to update their existing skills and competencies। उसके साथ साथ और क्या होगा, कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम हर सिविल सर्वेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट का। अब उसका अलग रोल होता है, ठीक है, उसकी एक अलग, उसको एक अलग कॉम्पिटेंसीज चाहिए रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके रोल के अकॉर्डिंग उसको एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट के विच इज टेलर्ड होएगा टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ताकि हर लेवल के जो अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टेलर्ड रहेगा, और अलग अलग रोल्स के लिए भी टेलर्ड टेलर्ड रहेगा, ये कस्टमाइज रहेगा। फिर मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी इसके एक फीचर है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होएगा, जो भी सिविल सर्वेंट से जो भी ट्रेनिंग करेगा, हर कोई नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं अपना एम्प्लॉय कोड होता है, एम्प्लॉय नंबर होता है, उससे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को पता रहता है कि कौन, जो गवर्नमेंट खुद डायरेक्शन देगी कि इस आपको आई गॉट प्लेटफॉर्म पे जाओ और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो। तो ये क्या कहते हैं, जब ऊपर से डायरेक्शन आते हैं तो लोग वहां पे कंप्लीट करेंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कौन
सा जो सिविल सर्वेंट है किस टाइप की ट्रेनिंग ले रहा है, किस टाइप का ऑनलाइन मॉड्यूल असेस कर रहा है, और उसको कंप्लीट करने के बाद या फिर वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसके डिसीजंस, उसके एक्शंस बेटर हो पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग रोल्स, अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, अलग अलग स्किल्स के लिए मॉड्यूल्स पड़े होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट असेस करती है उसके थ्रू कि ट्रेनिंग का फाइनली कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, ट्रेनिंग का कोई प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। ये चीजें क्या कहते हैं, ये एक सिस्टम अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, ताकि वो असेसमेंट कर सकें ट्रेनिंग के प्रोग्रेस और इम्पैक्ट का, कि ट्रेनिंग का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग दे तो रहे हैं सिविल सर्वेंट्स को, क्या उनके डिसीजंस बेटर हो पा रहे हैं, क्या वो बेटर स्किल्स एक्वायर कर पा रहे हैं, या अपने अपने स्किल्स को अपडेट कर पा रहे हैं। उसके लिए रेगुलर असेसमेंट होता रहेगा। ट्रेनिंग का जो प्रोग्रेस है, इम्पैक्ट है, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। दे हैव अ सिस्टम फॉर द रेगुलर असेसमेंट टू मॉनिटर द इम्पैक्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग, ये अवेलेबल रहेगा। और 10 उससे क्या होगा, देयरफॉर दे कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट्स। वो ईच एंड एवरी सिविल सर्वेंट्स की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी वो इसके थ्रू पॉसिबल है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं आपके, जो आपका मिशन कर्मयोगी है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं। अब मिशन कर्मयोगी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक डायग्राम भी मैं आपको देता हूं। अगर एग्जाम में इतना सब लिखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिशन कर्मयोगी के बारे में नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज मिशन कर्मयोगी एंड हाउ इट विल, what are its different components, or what it aims to achieve, या what are its objective। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ ही कुछ और रहा है कि ये सिविल सर्वेंट्स को क्या पूछ रहा है, ये कि जो मिशन कर्मयोगी है, हाउ इट विल, हाउ दिस स्कीम विल empower the civil servants to enhance their productive efficiency। अपनी ये कैसे हेल्प करेगा सिविल सर्वेंट्स को, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें, और सर्विसेज को, एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल्स। जो सिटीजन है उनको कैसे सर्विसेज का बेटर डिलीवरी कर सकते हैं, फॉर बेटर डिलीवरी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता है ये स्कीम, कैसे उनकी स्किल एनहांस करता है, ताकि सो दैट दे कैन डिलीवर द सर्विसेज बेटर इन अ मोर एफिशिएंट वे टू द सिटीजन एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मतलब वही है, बिल्कुल आम आदमी को आपको सर्विस देनी है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब सोसाइटी के जो लीड्स उनके लिए सर्विस नहीं, आम आदमी को सर्विस जो आप दे पा रहे हो। सिविल सर्विस का बेसिक काम क्या होता है, टू प्रोवाइड सब वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, या जिसको हम पब्लिक सर्विस, टू प्रोवाइड वेरियस पब्लिक सर्विसेज टू द कॉमन पीपल, टू द कॉमन मैन। तो ये कर पाने में एफिशिएंट है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी कुछ और है, लेकिन इसलिए यहाँ पे जितना हमने डिस्कस किया है, हो सकता है कि क्या सकता है कि ये होएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये सब लिख सको आप, ठीक है, ये लिख सको, ये लिख सको, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि एक आप डायग्राम ही बना दो तो भी क्या कहते हैं, काम चल सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ, ये आपको मालूम है कि जब तक वो करियर में रहेंगे उनको यहाँ से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करते रहने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स लेते रहने पड़ेंगे, उनको नई स्किल्स अपडेट करनी पड़ती रहेगी, अपग्रेड करनी पड़ती रहेगी। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ की हर एक एक सिविल सर्वेंट्स का खुद अपने, जब हमने पढ़ा था कस्टमाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, वही चीज है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ, कि आदमी की रिक्वायरमेंट, सिविल सर्वेंट्स की रिक्वायरमेंट, उसके रोल के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये यहाँ पे है परफॉर्मेंस एनालिसिस या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एनालिसिस ऑफ इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ये वो कर पा रहे हैं कि नहीं। रोल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग,
रोल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग आपका, एक हम कैपेसिटी बिल्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हर सिविल सर्वेंट का एक अपना रोल होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी बिल्ड करी जा रही है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिपार्टमेंटल सिलो जो हम लोग ने देखा था, सो दैट officials across the department and ministries can collaborate for better decisions and resource optimization. Departmental silos, ये शेयर्ड रिसोर्स आर्किटेक्चर, जो आई गॉट प्लेटफॉर्म क्या है, ये आपका शेयर्ड रिसोर्स है। हो सकता है कि क्या कहते हैं कि आपका आपको बोला नहीं गया है, आपका रोल कुछ और है, आपको अपने रोल के अकॉर्डिंग कोई मॉड्यूल चूज किया और आपने उसमें ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एक और मॉड्यूल पढ़ा है जो कि मेरे फ्यूचर के लिए या फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप तब भी उसको पूरा कर सकते हो, तब भी वो ट्रेनिंग ले सकते हो, वहां से वो ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपसे किसी ने बोला नहीं कि इसको करो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं आप उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को कंप्लीट करोगे, ताकि क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए से वो लिंक्ड है, और हो सकता है इस प्रेजेंट रोल में भी उस सिविल सर्वेंट के प्रेजेंट रोल में भी वो उसकी हेल्प कर सके। तो यहां से क्या कहते हैं वो, ये शेयर्ड रिसोर्स आर्किटेक्चर है, क्योंकि आई गॉट प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, शेयर्ड, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट कर सकता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देख सकता है, उसके अलावा भी ढेर सारा रिसोर्स इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी हुई है, तो सारे सिविल सर्वेंट्स देख सकते हैं, इवन जनरल पब्लिक भी देख सकती है, तो ये वहां पे, तो ये सारे फीचर्स मिशन कर्मयोगी के, ठीक है, फीचर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो इन केस आपके पास टाइम का, in case you have a shortage of time, in case you don't have enough time, in case 3 घंटे का जो पीरियड होता है, ठीक है, दैट ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स इज अबाउट टू कंप्लीट, उस केस में क्या होगा कि यू राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड्स व्हाट आई हैव said, या फिर राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट मिशन कर्मयोगी मे नॉट बी सुटेबल, या फिर इट मे नॉट बी लाइक द ऑप्टिमल चॉइस, क्योंकि उस समय आपको दूसरे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने होंगे। तो उस केस में क्या होता है, आप डायग्राम बना सकते हो, इस तरह का डायग्राम आपने बना दिया, तो मिशन ऑब्वियसली मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा तो है नहीं क्वेश्चन में, मिशन कर्मयोगी के कंपोनेंट्स वगैरह सब नहीं पूछे, उसका इम्पैक्ट पूछा है सिविल सर्विसेज के ऊपर। तो लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अगर आप ये लिखोगे, आप ये बताओगे कि हाँ मुझे मालूम है, मतलब ये मालूम है कि व्हाट मिशन कर्मयोगी इज ऑल अबाउट, व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो उससे क्या होएगा, जो इवेल्युएटर है, जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसको पता लग जाएगा कि यस, कि दिस कैंडिडेट नोज मच बेटर, या नोज मच इन डिटेल अबाउट मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो इससे एक तो आप आंसर भी अपना कंप्लीट कर पाओगे, 2 पेज होते तो फिल कर पाओगे, अच्छे से फिल करोगे। डायग्राम सबसे बेटर काम क्या होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ब्यूटीफाई योर आंसर्स, आपके आंसर्स को ये और अच्छा कर देते हैं, देखने में अच्छा लग कर देते हैं। जब ऑब्वियसली कोई चीज देखने में अच्छा हो जाती है, ठीक है, उसका एस्थेटिक्स बढ़ जाता है, तो क्या होएगा, यू यू फेच मोर मार्क्स, जो इवेल्युएटर होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से चलता है कि वो आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा आपके आगे पीछे वाली कॉपी के कंपैरिजन में, क्योंकि हो सकता है आगे पीछे वाली कंपैरिजन में घिचर पीछे कुछ इस टाइप से लिखा हो, और आपने क्या कहते हैं वही वर्ड्स, वही क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, वही कंटेंट एक बेटर डायग्राम के फॉर्म में दे दिए, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज आप, ये डायग्राम ऑब्वियसली बना सकते हो इन केस यू हैव अ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अभी तक तो हम लोग मिशन कर्मयोगी के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट डज दिस स्कीम इज ऑल अबाउट, कि या इसके फीचर्स हैं, क्या ये एम करना चाहता है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन आंसर की तरफ, ठीक है। मेन आंसर क्या पूछता है कि हाउ डज इट एम्पावर्स सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स को एम्पावर कैसे करता है ये, how will this scheme empower the civil servant in enhancing productive efficiency in delivering the services at all levels। तो सिविल सर्विस को ये एम्पावर कैसे करता है, जितना भी हम लोग डिस्कस किया उसी से सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे करता है ये,
कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग। जब तक सिविल सर्वेंट आपका सर्विस में रहेगा, लगातार यहां से आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से वो ट्रेनिंग लेता रहेगा, वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करता रहेगा। उससे क्या होगा, उसकी लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहेगी, लगातार उसको नए स्किल सीखने को मिलेंगे, लगातार उसको नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने का मौका मिलता रहेगा। तो ये उसका जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, लर्निंग ड्यूरिंग होल करियर। अपने ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम पास करके आ गए और उसको बस उसके बाद बैठ गए, उसका जिंदगी भर कोई स्किल्स नहीं अपडेट हो रही। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे आपको उस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग का मौका मिलेगा। आपके डिसीजंस जैसे जैसे एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर, एज यू एज ईयर्स गॉन बाय, जैसे जैसे आप अ, अपने 20 से 30 से 40s में जाओगे, एज यू राइज इन हायरार्की, योर डिसीजंस, योर पॉलिसी डिसीजंस विल गेट वो विल गेट क्वालिटेटिवली बेटर, वो बेटर होते जाएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ देयर डिलीवरी टू द कॉमन मैन, इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। इन इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिवनेस, व्हाट इम्पैक्ट दे क्रिएट ऑन अ जनरल पब्लिक, ऑन सोसाइटी। तो ये चीज क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग का मौका, कैपेसिटी बिल्डिंग का मौका है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है उनकी, वो क्या हो रही है, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस। पहले क्या होता था, आपको ट्रेनिंग अगर करनी है तो कोई ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूट होगा, वहां पे जाओ, वहां पे कुछ दिन रहो, वहां पे ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। वहां पे जो ट्रेनर्स होंगे वो आपको बताएंगे, आप सिखाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, किसी भी टाइम, एनी वेयर एनी टाइम, और किसी भी डिवाइस में, मोबाइल, लैपटॉप, आपके टैबलेट्स, कहीं पे भी क्या कहते हैं, आप देख सकते हो, तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। जो ट्रेनिंग होगी, इट विल बी एनी वेयर एनी टाइम एनी डिवाइस। और पर्सनलाइज लर्निंग पास की हमने बात की, कस्टमाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे रहेंगे, जो कि इंडिविजुअल रोल्स, स्पेसिफिक रोल्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, जो आपके जो सिविल सर्वेंट, उसकी स्किल्स कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहेगी थ्रू आउट द टाइम दे रिमेन इन द सिविल सर्विसेज। रोल बेस्ड अप्रोच है इसकी। रोल बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब है, कि पहले क्या होता था, जो मैंने आपको बोला कि एक गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ट्रेनिंग करानी, सबकी करानी है, तो वो पहली वाली अप्रोच हमने क्या बोलते थे, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वो नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ रही है पानी के बारे में, ठीक है, पानी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर को एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, एग्रीकल्चर की जो सूटेबिलिटी है कैसे बढ़ाई जाए, माइक्रो इरिगेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा पढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब हो सकता है, क्या कहते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, या कोई दूसरे रूरल डेवलपमेंट का भी मान लेता हूँ मैं। लेकिन हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले का पर्टिकुलर उस समय उससे कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं होगा, कि वो वाटर कैसे कंजर्व करे फील्ड के ऊपर, फार्मर्स को कैसे बताए, ठीक है, या जो फार्मर्स के रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करिए, इरिगेशन स्कीम्स, कोई हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले के लिए कोई काम नहीं होगा, इसका कोई लेना देना नहीं इसका, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग इस तरह की करता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से आ गया कि हर जो हर सिविल सर्वेंट्स ये काम करेगा। और जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता था, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर सारे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब करते थे। तो ग्रुप ए वाले के लिए हो सकता है उस प्रोग्राम को कोई लेना देना नहीं, या फिर जो आईएएस के लिए बना वो ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये चीज क्या कहते हैं, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अब बंद हो गया। अब रोल बेस्ड अप्रोच हमने बोला कि पर्सनलाइज ट्रेनिंग लिया जाएगा, जिसका जैसा रोल होगा उसको वैसे स्किल्स दी जाएंगी, उसको वैसे कॉम्पिटेंसीज दी जाएंगी थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, और रोल के अकॉर्डिंग
क्या उसका रोल है सिविल सर्विस में, क्या वो काम कर रहा है, क्या पर्टिकुलर फंक्शन वो कर रहा है, ठीक है, कौन से डिसीजन वो ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसके कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाएंगी। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, यहाँ पे फोकस ये होगा टू इक्विप सिविल सर्वेंट्स विद कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक रोल्स, ताकि उनको वो कॉम्पिटेंसीज वो स्किल दे सके जो कि उनके स्पेसिफिक रोल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि उनका रेलेवेंस बढ़ सके, उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ सके। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया कि हर सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉसिबल है। जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉसिबल है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट भी किया जाएगा, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर डेवलप होएगा। यहाँ पे जैसे उसकी कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जैसे उसको स्किल चाहिए, वैसे अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग मिलेगी और वैसे ही उसका करियर प्रोग्रेशन होएगा। मैं मुझे जिंदगी भर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहना है, ठीक है, जब मुझे जिंदगी भर उसमें रहना है तो मुझे उसी के ही रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग ही स्किल्स आने चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे होती है, आपके ऑडिट कैसे होता है, ठीक है, रेवेन्यूज कैसे जोड़ा जाता है, रेवेन्यूज टैक्स इवेजन कैसे रोका जाए। मुझे बाकी हो सकता है चीजों से कोई मतलब ना हो। जब मुझे मतलब नहीं होएगा तो मुझे स्किल्स इसी के रिगार्डिंग दो ना। तो मुझे क्या कहते हैं, क्या होगा, उस सिविल सर्वेंट्स को उसी के रिगार्डिंग स्किल्स चाहिए होंगी, कॉम्पिटेंसीज चाहिए होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही उसका करियर प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एग्रीकल्चर में आपका वैसे ही वैसे मेरा प्रमोशन होगा। मुझे जैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर मैंने बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा करियर आगे प्रोग्रेस करेगा, नहीं कर रहा है तो फिर नहीं प्रोग्रेस करेगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं, इट लिंक्स कॉम्पिटेंसीज, ट्रेनिंग एंड करियर प्रोग्रेशन, ये सब चीजें लिंक होती हैं। ये जो मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम है, ये इंकरेज करता है सिविल सर्वेंट्स को टू फोकस ऑन आउटकम रादर देन ऑन प्रोसीजर्स। पहले क्या सिविल सर्वेंट प्रोसीजर्स में ही क्या कहते हैं उलझे रहते थे कि कोई डिसीजन लेना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लेना है, भले ही वो प्रोसीजर आउटडेट हो चुका हो, भले ही वो प्रोसीजर मतलब रिडंडेंट हो चुका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे इंसिस्ट ऑन कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर while taking their decisions, ताकि so that they can be legally compliant, ताकि उनके ऊपर कोई बाद में उंगली ना उठा सके कि आपने बिना प्रोसीजर को फॉलो किए डिसीजन ले कैसे लिया। एज अ रिजल्ट क्या होता था कि आउटकम नहीं अचीव हो पाता था, लेकिन प्रोसीजर के साथ कंप्लायंस पूरा होता था। जो भी उसका स्कीम का आउटकम है, फॉर एग्जाम्पल पीडीएस का आउटकम क्या है, पीडीएस का आउटकम फूड सिक्योरिटी अचीव करना है, ताकि लोग स्टारवेशन डेथ ना हो, लोगों को जो उनका अलोकेटेड कोटा ऑफ राशन है वो पहुंचाया जा सके। लेकिन ये उसका आउटकम होता है स्कीम का। लेकिन प्रोसीजर में क्या कि भाई जिसके पास आधार कार्ड है वही क्या कहते हैं आपका जिसके पास आधार कार्ड है वही क्या कहते हैं आपका उसको ही दिया, जिसका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है उसी को मिलेगा, ठीक है। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफिकेट थोड़ा सा भी इधर उधर कम है, या नाम में थोड़ी सी चेंजेस आ गए, ठीक है, स्पेलिंग में एरर हो गई, तो उससे फिर उससे क्या होता है, दैट पर्सन विल डिप्राइव ऑफ देयर कोटा ऑफ राशन। तो प्रोसीजर कंप्लायंस तो पूरा हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऐसे कई, एक एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक लड़की थी 11 साल की, संतोष कुमारी। संतोष कुमारी उड़ीसा में के एक डिस्ट्रिक्ट रहने वाली थी, इसका नाम था सिमदेगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट का ऐसे ही कुछ नाम था। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके घर का जो उसका फैमिली था, उसका राशन कार्ड जो था उसके आधार से लिंक नहीं था। एज अ रिजल्ट क्या कहते हैं, उसकी फैमिली जो थी, हर फैमिली गॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर अलॉटेड कोटा ऑफ राशन, कई महीनों तक राशन नहीं मिला। फाइनली क्या हुआ कि वो लड़की जो 11 साल की थी, संतोषी कुमारी, शी गॉट डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, तो स्टारवेशन डेथ थी। तो यहाँ पे पीडीएस का जो रियल ऑब्जेक्टिव क्या, रियल ऑब्जेक्टिव इस यही चीज तो रोकना है, स्टारवेशन डेथ। लेकिन परफॉर्मेंस कंप्लायंस के चक्कर में सिविल सर्वेंट्स इतना ज्यादा परफॉर्मेंस सॉरी प्रोसीजर को परफॉर्मेंस कंप्लायंस मैंने बोल दिया, सॉरी, प्रोसीजर कंप्लायंस, प्रोसीजर को इतना ज्यादा एम्फेसिस करते थे कि दे फॉरगेट अबाउट द आउटकम्स की स्कीम का आउट आउट ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आउटकम कुछ और है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट
अब वो आउटकम मिले ना मिले, वो अचीव हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट फोकस ऑन द प्रोसीजर कंप्लायंस। तो ये चीज क्या कहते हैं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स दे शुड फोकस ऑन आउटकम रादर देन ऑन द प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बेटर होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा क्या है आपका, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस का मतलब ये क्या है कि अब इस स्कीम में आपका गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे, आपका डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेट करेंगे, बिग डेटा को इंटीग्रेट करेंगे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो हाई आई गॉट। इससे क्या होगा कि सिटीजन्स जो है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे कैन टेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। जब वो डिसीजन लेने आए तो उनके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो, वो केवल कही सुनी बात पे अपनी कलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स कि जो एडवाइस के ऊपर डिसीजन ना ले। प्रॉपरली उनके पास डेटा हो, प्रॉपरली उनके पास इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपरली उनको एविडेंस हो, उनके पास एआई हो, टूल्स होंगे, तो उनको मालूम होगा कि वेरियस अगर ये डिसीजन लूंगा, डिसीजन ए लूंगा तो क्या आउटकम निकलेगा, डिसीजन बी लूंगा तो क्या आउटकम निकलेगा, डिसीजन सी लूंगा तो क्या आउटकम निकलेगा। ये पूरा उनके पास पाथ अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, बाय इंटीग्रेटिंग AI, data analytics and e-learning platform. Civil servants can take evidence based decision या evidence driven decision। हम लोग ने इतना पढ़ लिया, जो आपका एक और चीज के ऊपर फोकस करेगा आपका ये प्रोग्राम, वो है एथिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड या एथिकल ट्रेनिंग या एटीट्यूड ट्रेनिंग के भी मॉड्यूल्स रहेंगे। मॉड्यूल्स का मतलब ताकि करप्शन को रोका जा सके, ताकि जो मॉरल ट्रेनिंग होती है आपके सिविल सर्वेंट्स की, उसको भी अचीव किया जा सके। मॉरल ट्रेनिंग नॉर्मली नहीं दी जाती है कि सही गलत का अंतर नहीं बताया जाता है। तो सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, सर्वेंट्स बाय द टाइम दे, मतलब ऐसा तो नहीं हर किसी के लिए नहीं, पर बाय द टाइम दे गेट मोर करप्शन प्रोन, ठीक है, वो करप्शन में ज्यादा इंडल्ज होते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है, कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे करप्शन ज्यादा होता है, तो विद टाइम दे गेट मोर करप्शन प्रोन। तो उनको एथिकल ट्रेनिंग की चाहिए, की जरूरत होती है, उनको बताया जा सके टाइम टाइम पे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आपका काम सिविल सर्विसेज में लोगों की सेवा करना है। योर पर्पस इन सिविल सर्विसेज इज टू सर्व पीपल, ठीक है, एंड सर्व पीपल विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीज जो दिस दिस ये जो मैसेज है, दिस मैसेज शुड बी ड्रिल्ड इनटू ईच एंड एवरी सिविल सर्वेंट्स माइंड। लेकिन चूंकि ये ट्रेनिंग होती नहीं है, आप जब तक रिमाइंड नहीं कराओगे, पर ट्रेनिंग दोगे नहीं, तो वो जो चीज होती है वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है। ठीक है, दे गेट मोर करप्शन प्रोन, दे ट्राई टू सर्च फॉर न्यू वेज टू अर्न इलिसिट मनी। तो ये सब चीजें ना होने पाए, इसलिए उनकी एथिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और उनके डिसीजन जो होने चाहिए, दे शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। ऐसा डिसीजन ना लें जो कि मतलब जो कि कल्चरली इनसेंसिटिव हो। भले ही लोगों की उसमें लिया गया हो, मतलब बेनिफिट में लिया गया हो, लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन हो सकता है दैट जिस तरह से वो डिसीजन लिया जा रहा है वो इमोशनली इनसेंसिटिव हो। ठीक है, वो इमोशनली अनइंटेलिजेंट हो। अनइंटेलिजेंट का मतलब कि वहां अब कोई भी क्या कहते हैं, किसी के पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, आपको उसके स्कीम के बेनिफिट्स नहीं दे सकते, लेकिन ऑब्वियसली आप क्या उसको डांट मार के भगा तो नहीं सकते ना। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि एक
एक केस हुआ था पता नहीं कहाँ पे, वहां पे हुआ क्या था कि अ पर्सन्स फादर हैज डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस एंड दैट पर्सन वाज इमोशनली चार्ज्ड। मतलब इमोशनली चार्ज, उसको बहुत ज्यादा, जिसके फादर की डेथ होगी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, वो इमोशनली चार्ज होएगा। तो दैट पर्सन वाज आर्ग्यूइंग विद पुलिस ऑफिसर्स जो कि वहां पे आए थे, विच वाज कॉल्ड बाय हिम। और सडनली क्या हुआ कि with in the course of argument he put his hand on one police officer or one पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और जो पुलिस ने फिर क्या किया, दे स्टार्ट बीटिंग हिम, ठीक है। तो ये ईगोइस्टिक अप्रोच, ये यही होता है इमोशनली अनइंटेलिजेंट डिसीजन। कि कि आपको मालूम है किसी पर्सन का कोई फैमिली मेंबर मर गया है, ठीक है। आपको यू शुड कंसोल हिम, यू शुड मतलब उसको दिलासा दो, उसको सही से, मतलब वो, और आप क्या, उसकी एक गलती की वजह से वो कंप्लेंट कर रहा है डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ये डेथ हुई है, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहते हैं सही से, दे डू नॉट टेंड टू माय फादर। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, दे स्टार्टेड बीटिंग हिम। तो ये इमोशनली अनइंटेलिजेंट डिसीजन, क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही है ये, ठीक, क्रिमिनल बिहेवियर तो है ही है, लेकिन इट इज ऑल्सो शोज हाउ इमोशनली अनइंटेलिजेंस सिविल सर्वेंट्स डिसीजंस या एक्शंस कैन बी। कितना वो कभी कभी सिचुएशन को समझे बगैर, सामने वाले पब्लिक की इमोशन को समझे बगैर दे रिएक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें इमोशनली अनइंटेलिजेंट चीजों को नहीं। तो यहाँ पे एथिकल ट्रेनिंग उनको इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे लिया जाए, एथिकल डिसीजन कैसे लिया जाए, सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर को कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर भी क्या कहते हैं उनको फोकस ट्रेनिंग दी जाती है। टू टेक हाउ टू टेक एथिकल डिसीजंस, इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजंस, ठीक है, या एक्शंस, एंड सिटीजन सेंट्रिक बिहेवियर। तो ये सारे तरीके होते हैं एम्पावर करने के, सिविल सर्वेंट्स को एम्पावर करने के। और इससे उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हाउ इट इनहांसेस देयर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कि हाउ इट हाउ द स्कीम्स empower civil servants in enhancing productive enhance efficiency in delivering services at the grassroots level। तो empower करके उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी उनकी इस तरह से बढ़ती है, रिडक्शन इन रिडंडेंसी। जो रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी मतलब होती है कि जो हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट, कोई एक्शन या कोई ऐसी चीज जो कि अब रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट का मतलब कि आउटडेटेड हो चुका है, खराब हो चुका है, आउट ऑफ प्लेस है, ठीक है, मिस सूटेड है। मिस सूटेड का मतलब कि जैसे मेरे को कोई एक्शन को बोला जाता है कि माई सम डिसीजंस आर रिडंडेंट, मतलब अब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया, अब उनका कोई, मतलब उनका कोई अ, औचित्य का मतलब वही है कि उनका कोई इस समय सही टाइम नहीं है लेने का, सही गलत जगह ले लिया गया है। तो ऐसे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा उनके स्पेसिफिक रोल के लिए, उनके प्रिसाइज रोल्स के लिए, जिसकी वजह से डिलेस जो होते हैं, ठीक है। अब कोई ऑफिसर ऐसा है, ठीक है, पहले क्या होता था कि सिविल सर्वेंट्स को उनके रोल के लिए ट्रेन नहीं करते थे। जब कोई डिसीजन लेना हो तब कोई डिसीजन लेना हो, कोई एक्शन लेना हो, तब वो सोचते रहते थे कि क्या लूं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये सही रहेगा, ये। वो सब जगह से एडवाइस पूछेगा, सुपीरियर से, कलीग से, सबऑर्डिनेट से, ठीक है, या उस पोजीशन में जो पहले सिविल सर्वेंट्स रहा है उससे पूछेगा। तो डिले हो जाता था इससे। अब यहाँ पे क्या है कि वो दैट पर्सन इज suitably ट्रेन्ड फॉर दैट स्पेसिफिक या फॉर दैट प्रिसाइज रोल्स, कि उसी के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे ऑडिट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है फाइनेंस मिनिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैसे स्कीम डिलीवर करना है जो कटिंग एज पे होता है, कैसे पब्लिक से डील करना है। तो क्या उसको वो डिसीजन लेना मालूम है, वो ट्रेंड ही उस तरह से हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो डिलेज नहीं होंगी, डिलेज कम से कम होंगी या अवॉइड की जाएंगी, और ओवरलैप नहीं होएगा। पहले क्या होता था कि यहाँ कोई, ये सिविल सर्वेंट है,
ठीक है, ये भी उसी टाइप का डिसीजन ले रहा है, ये सिविल सर्वेंट है, ये भी उसी टाइप का डिसीजन ले रहा है। तो दोनों के डिसीजन ओवरलैप करते थे और जिसमें भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होता है। तो ये नहीं है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो है वो एक ही स्पेसिफिक रोल के लिए ट्रेन किया जा रहा है, तो वहां पे ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। तो जब ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, डिलेज अवॉइड होंगे तो रिडंडेंसीज कम होंगी। अवॉइडिंग डिलेज एंड ओवरलैपिंग, ठीक है, ये चीज नहीं होगी। उसके साथ साथ क्या है, फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर डिसीजन मेकिंग कैसे, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है उसको अपने रोल के लिए ट्रेन किया गया है, ठीक है, वो डिले नहीं करेगा, तुरंत डिसीजन लेगा। प्लस उसके साथ उसके पास क्या कहते हैं, डिजिटल नॉलेज रिसोर्स है इन फॉर्म ऑफ आई गॉट प्लेटफॉर्म। तो वहां से उसको जो इन्फॉर्मेशन डेटा चाहिए होगी, वहां पे एआई टूल्स भी हैं, एनालिटिकल टूल्स भी हैं, तो उनके बेसिस पे वो तेजी से डिसीजन ले सकता है और क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा टू एनी इमरजेंसी या फिर इमर्जिंग चैलेंजेस। जब फिर एक चीज और क्या है कि जब सिटी जो डिपार्टमेंट्स के बीच में हमने बोला था कि कोलैबोरेशन बढ़िया होगा, तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। तो ये जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ये भी एक तरीका है कि उनके डिपार्टमेंट्स का क्रॉस क्या हो रहा है, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिलोस की हम लोग बात कर रहे थे, वही चीज है यहाँ पे कि अब डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस ऑफिशियल कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो स्कीम का जो आउटकम है वो बेटर अचीव होगा। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होंगे। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का इन द सेंस कि पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग करवानी है किसी की, अब सबको पहले सिविल सर्वेंट्स को जितने भी हैं जिनको ट्रेनिंग करवानी है, उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेके आओ, लबासना लेके आओ, ट्रेनिंग करके चले गए, लबासना का यूज बाकी और भी ट्रेनिंग देने के लिए होता है, फिर से लबासना लेके आओ, वहां पे वो लोग 10-15 दिन रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, या फिर कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे क्या कहते हैं, जब जाएंगे तो वहां पे ट्रेनिंग लेंगे। तो वो क्या हो रहा है इससे, अब उनके आने जाने की कॉस्ट, उनके रहने की कॉस्ट, ये सब चीजें बढ़ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग है, अपने एनी टाइम एनी वेयर एनी डिवाइस वाली ट्रेनिंग के हिसाब किताब है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप देख सकते हो अपने घर पे बैठे, अपने क्या कहते हैं ऑफिस में बैठे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होगी उससे कॉस्ट रिड्यूस होएगा, टाइम सेव किया जा सकता है और उसको स्केलेबल किया जाता है। पहले क्या, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी मान लो 50 की है, तो 50 को ही एट अ टाइम दे सकते हैं। आप क्या, जितने भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, सबको क्या कहते हैं, आप उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे सकते हो। तो इट रिड्यूसेस कॉस्ट, इट सेव्स टाइम्स एंड इट ऑल्सो इनहांसेस, इट इज ऑल्सो स्केलेबल, आप स्केल कर सकते हो उसको। सिटीजन जो सर्विस डिलीवरी है वो कैसे होगी बेटर, हाउ इट improves, हाउ इट improves सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी को कैसे इंप्रूव करेगा ये, यही तो दो चीज पूछी गई थी, हाउ द स्कीम्स empower the civil servants to enhance their productive efficiency and और क्या पूछा गया था, एंड डिलीवरिंग द सर्विस एट द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल पे सर्विस को कैसे बेटर डिलीवरी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होगी अब, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होगी। तो सिटीजन सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे एथिकल ट्रेनिंग हो रही है, उनको एम्पैथी समझाई जा रही है, उनको एथिकल डिसीजन समझाए जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो पब्लिक की, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो सोसाइटी की। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक सर्विस आउटकम्स है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, वो बेटर हो पाएगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब ये कि स्कीम जो है वो बिल्कुल लास्ट पर्सन तक पहुंचे, जो गांधी जी इसको अंत्योदय बोलते हैं, मतलब कि टू द लास्ट मैन, सोसाइटी के जो सबसे नीचे आदमी है वहां तक क्या कहते हैं स्कीम के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए, उसको मिलना चाहिए, अपने स्कीम का जो इंटाइटलमेंट है, ठीक है, जो उसका क्लेम है, उसके राइट्स हैं, वो उसको मिलने चाहिए। तो लास्ट मील कनेक्टिविटी यही तो कि मतलब हाउ दे आर इज क्या डिलीवरिंग सर्विस है ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पे जब वो स्कीम्स को डिलीवर करना सीख जाएंगे, जब वो ग्रास रूट लेवल पे सिटी स्कीम्स को डिलीवर करेंगे, तो क्या होएगा वो, उनके क्या कहते हैं आपके
स्किल्स जो है नीचे के लेवल के ऑफिशियल्स के भी स्किल्स बेटर होंगे, और वो क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विस पॉसिबल है यहाँ पे। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी अचीव की जा सकती है। उसके साथ साथ सिटीजन्स के पास एथिकल ट्रेनिंग रहेगी, तो वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने डिसीजंस को लेने के लिए, और अकाउंटेबल भी रहेंगे। ठीक है, आप जिसने जो डिसीजन लिया है उसके लिए वो अकाउंटेबल आप ठहरा सकते हो उसको। तो ये चीजें क्या कहते हैं, ये चीजें हैं आपकी। अब आते हैं, इतना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा, अब आते हैं इसको लिखोगे कैसे। लिखने के लिए ऑब्वियसली हमारा सबसे पहले क्या बोला था कि क्वेश्चन कोई भी लिखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? अब यहाँ पे मिशन कर्मयोगी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे बेटर जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ये होना चाहिए कि आप मिशन कर्मयोगी जो स्कीम है उसके बारे में ही बता दो। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में ही बता दो कि क्या कहते हैं मिशन कर्मयोगी क्या है। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो मिशन कर्मयोगी और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ रिफॉर्म इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2020 aimed at transforming the civil services into future ready comma professional comma citizen centric and efficient workforce। तो आप कौन है वो तो मैंने आपको जो यहाँ पे बता दिया था कि ये क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि ये स्कीम का नाम है ऑफिशियली, ये लॉन्च हुई थी 2020 में, टू ट्रांसफॉर्म सिविल सर्विसेज इनटू फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल सिटीजन सेंट्रिक एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स। ये आपका इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। उसके बाद आप सिंपल आप जितना मैंने आपको बताया है व्हाट मिशन कर्मयोगी इज ऑल अबाउट, ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब क्या कहते हैं आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ टाइम, प्रोवाइडेड यू हैव अ टाइम एंड स्पेस। तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं आपके पास हो सकता है टाइम स्पेस ना हो, तो आप यहाँ पे जो डायग्राम मैंने आपको बता के दिखाया था वो बना देना। इन केस यू डोंट हैव अ टाइम, इन केस यू हैव अ टाइम, इन केस मान लो कि आप पेपर की शुरुआत में ही इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लिख देना। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या अचीव करना चाहता है, ये आप लिख दे सकते हो। ठीक है, एक बार ये लिख लिया मिशन कर्मयोगी, वो और जो भी आप लिख रहे हो मिशन कर्मयोगी के बारे में, ठीक है, वो सब इस पेज पे ही आ जाना चाहिए। इस पेज पे आपको ये बताना है कि हाउ इट एम्पावर्स सिविल सर्वेंट्स, हाउ इट एम्पावर्स सिविल सर्वेंट्स इन एनहांसिंग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कहते हैं आप लिख सकते हो कि इट empowers the civil servants in following way। और कैसे, सिंपली जो मैंने जितना आपको बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल बेस्ड अप्रोच, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर, एथिकल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग, सब यहाँ पे लिख दो। और फाइनली इन दिस वे इट इनहांसेस द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उसके लिए दो तीन बातें, और इन कैसे वो परफॉर्मेंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाती है, और कैसे वो सर्विस को बेटर डिलीवर करती है ग्रास रूट लेवल के बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं जो एक एक दो दो लाइन हम लोग ने लिखी थी। रिडक्शन इन रिडंडेंसी, रिडक्शन इन
रिडक्शन इन रिडंडेंसी एक लाइन लिख सकते हो, नहीं तो अगर केवल नाम ही लिख दोगे तो भी बहुत है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब यहाँ पे लिखे फाइनली यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिख देना है। बहुत सिंपल कंक्लूजन लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि मिशन कर्मयोगी के बारे में बताया है, तो मिशन कर्मयोगी के बारे में लिख, मिशन कर्मयोगी एम्पावर सिविल सर्वेंट्स बाय गिविंग देम रोल स्पेसिफिक कॉमा कंटिन्यूअस कॉमा टेक इनेबल्ड ट्रेनिंग, thus enhancing the productive efficiency and enabling citizen centric services delivery। ठीक है, तो कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हो? मिशन कर्मयोगी empowers civil servants by giving them role specific continuous and tech enabled training। ठीक है, तो ये सब अंडरलाइन करते चलना है। th- thus enabling their productive efficiency and enabling citizen सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी, यही पूछा गया। तो यही आप जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी से ही मिला के आपको अपना आंसर कंक्लूजन बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मिशन कर्मयोगी empower civil servants by giving them role specific continuous and tech enabled training, thus enabling their productive efficiency and enabling citizen centric services delivery। ये ऐसा कंक्लूजन बना के फाइनली आप अपना कंक्लूड कर दोगे। तो ये रहा आपका पूरा एक मॉडल आंसर कि आप अपना पीवाईक्यूज में कैसे मॉडल आंसर्स बनाने चाहिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट इसका 50% भी आप लिख दोगे देन यू विल गेट मोर देन, मतलब सॉरी 50%, अगर आप 30% जो मैंने पढ़ाया है इसका 30% भी आप लिख दोगे देन यू विल गेट मोर देन 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इस तरह से एक आंसर लिखा जाता है, मॉडल आंसर है। हो सकता है आपके पास रियल जब एग्जाम में बैठोगे तब इतना टाइम ना हो, सोचने का इतना टाइम ना हो, और जितना पढ़ाया गया है वो उतना दिमाग में भी ना आए। ठीक है, रिकॉल कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है और अंडर प्रेशर वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में अलग ही प्रेशर होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका 30% भी लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे मिशन कर्मयोगी कब था, उसका एक्चुअल नाम क्या था, और फाइनली जो इसका मेन चीज है, ठीक है, कैसे वहां पे की वर्ड का आप यूज कर लोगे। ठीक है, की वर्ड का मतलब आप जो हम लोग रोल स्पेसिफिक अप्रोच, रोल बेस्ड पे कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर लेके आएगा, टेक इनेबल्ड डिसीजंस, ठीक है, एथिकल ट्रेनिंग, एथिकल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग, इस तरह के अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज करोगे। तो एथिक्स में कीवर्ड का ही खेल होता है। ये कीवर्ड यूज कर दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 30% भी लिख दोगे तो मैंने जो बोला, जो पढ़ा है उसका 30% भी लिख दोगे तो भी 50% मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए इसके साथ ही क्या कहते हैं, हम लोग ने ये आंसर लिखना सीख लिया। अगली बार जब मिलेंगे तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नया क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, और उसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।